नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीति है और मैं 24 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 5 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटे से क्लिनिक में नर्स का काम करती हैं। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। मैंने 18 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी कर ली थी और तब से ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है, मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 5 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी, लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक काले रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। वो बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं सिविल लाइन की तरफ जा रहा हूँ, उधर ही जाना है क्या? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा, अब बारिश भी शुरू हो गई है, बस मिलने के चांस कम है और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे सिविल लाइन के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? बिल्कुल नहीं, आ जाइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वे मुझसे बात करने लगे और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने बोला, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। और कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओह, ये तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है। अनुभव कहाँ से लाएं जब कोई काम ही ना दे? रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में, और ये भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। वे कुछ देर रुके और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं रोहित शर्मा, एक IT कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में। हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, शायद हम आपकी मदद कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कार्ड लिया, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वो कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा, वे बोली। रात को मैंने वो कार्ड फिर से देखा। रोहित शर्मा, CEO, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ये वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर रोहित सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और उनकी केबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कम इन। मैं अंदर गई तो रोहित सर डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे नीति, आ गई आप, बैठिए बैठिए। उन्होंने मुझे इशारा करके एक कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बता दिया होगा। तो नीति, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? बेसिक MS ऑफिस आता है? उन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 7,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या ये आपको मंजूर है? उन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है, मैंने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 10 बजे आ जाइएगा। हमारी HR सरिता मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी, उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने उनका धन्यवाद दिया और घर लौट गई। घर पहुंचकर मैंने माँ को ये खुशखबरी सुनाई। वे भी बहुत खुश हुईं। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। HR सरिता मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया, ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य।
मेरा काम ज्यादातर फ़ोन कॉल्स हैंडल करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। रोहित सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं परेशान हो गई। ऑफिस की एक लड़की मोना ने मुझे बताया कि मेरे पद पर पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वे बोली, रोहित सर की नज़र हमेशा से ही नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। वे पहले तो बिल्कुल शरीफ बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रोहित सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे अच्छा ना लगे। मैंने मोना की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन रोहित सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। मैं तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं। मैं स्कूटी पर सवार होकर ऑफिस की ओर चल पड़ी। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने एक दुकान के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश और तेज़ होती जा रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बारिश में ही चल पड़ी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो पूरी भीग चुकी थी। मेरे बाल, कपड़े सब गीले थे। मैं लिफ्ट से सीधे रोहित सर के केबिन में गई। रोहित सर अपने केबिन में थे। मुझे इस हालत में देखकर वे चिंतित हो गए। अरे नीति, तुम तो पूरी भीग गई हो, ऐसे कैसे काम करोगी? तुम्हें बुखार हो जाएगा। मैं वहीं खड़ी थी, पानी टपकता हुआ। रोहित सर ने अपना कीबोर्ड साइड में रखा और अलमारी से एक तौलिया निकाला। ये लो, रेस्टरूम में जाकर सर सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और रेस्टरूम में चली गई। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने अपने बाल सुखाए और थोड़ा ठीक किया, लेकिन कपड़े तो गीले ही थे। रेस्टरूम से निकली तो देखा ऑफिस में सिर्फ रोहित सर और मैं ही थे। सर बोले, अंदर जो गेस्ट रूम है वहाँ गर्म हवा वाला पंखा है, अगर चाहो तो वहाँ जाकर कपड़े थोड़े सुखा सकती हो। मैं गेस्ट रूम में गई। वहाँ एक गर्म हवा वाला हीटर था। मैंने उसे चालू किया और अपने कपड़ों को फैलाया ताकि वे जल्दी सूख जाएं। मैंने अपनी शर्ट उतारी और सिर्फ तौलिया ऊपर लपेट लिया। शर्ट को हीटर के सामने टांग दिया। मैं वहीं बैठी अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। नीति, मैं हूँ, एक इम्पॉर्टेंट फाइल अंदर रखी है, मुझे जरूरत है। रोहित सर की आवाज थी। मैंने तौलिया अच्छे से लपेटा और दरवाजा खोला। रोहित सर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। उनकी नजरों में कुछ अजीब सा था, जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। मैं नजरें झुकाए खड़ी रही। वे अंदर आए और अलमारी से एक फाइल निकाली। जाते समय वे मेरे सूखते कपड़ों को देखते रहे, फिर बोले, कपड़े सूखने में समय लगेगा, हमें काम भी करना है। तौलिया लपेट कर ही आ जाओ केबिन में, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। मेरा दिल धड़कने लगा, पर मैं क्या करती? मीटिंग की तैयारी करनी थी। बड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं तौलिया लपेटकर बाहर आई और उनके केबिन में गई। रोहित सर सोफे पर बैठे थे, लैपटॉप खोले हुए। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इधर आओ और बैठ जाओ, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है। मैं धीरे से उनके बगल में बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। मैं बार बार तौलिए को ठीक कर रही थी, कहीं वो खुल न जाए। मेरा सारा ध्यान प्रेजेंटेशन की बजाय तौलिए पर था। फिर अचानक रोहित सर की टांग मेरी टांग से छू गई। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, पर मैं हिली भी नहीं। मेरी चुप्पी को शायद उन्होंने अपनी जीत समझा, क्योंकि अगले ही पल वे और भी पास सरक आए। मेरे अंदर एक अजीब सा कंपन होने लगा, डर, बेचैनी और कुछ अनजाना सा एहसास जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे तक प्रेजेंटेशन पर काम करने के बाद रोहित सर ने अपना लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तो सिर्फ हम ही हैं कंपनी में, कुछ पीने का मन है? क्यों ना तुम कैंटीन से कॉफी बना लाओ। मैं तुरंत उठ गई और कैंटीन की ओर चल दी। अपने दिमाग में उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कॉफी बनाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार मोना की कही बातें याद आ रही थीं। जब मैं कॉफी लेकर केबिन में वापस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। कॉफी मग टेबल पर रखकर मैंने इधर उधर देखा। तभी मेरी नजर अंदर के गेस्ट रूम की ओर गई। मैं गेस्ट रूम की ओर बढ़ी, जहां मैंने अपने कपड़े सूखने के लिए रखे थे। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैं हैरान रह गई। रोहित सर मेरे कपड़ों को हाथ में लिए खड़े थे और वे कुछ अजीब तरह से मेरे कपड़ों को सूंघ रहे थे। ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वो उसमें खो गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जल्दी से वापस सोफे पर बैठ गई और आवाज लगाई, सर, कॉफी तैयार है। रोहित सर तुरंत बाहर आए। वे अपना फोन हाथ में लिए थे और कुछ टाइप कर रहे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर आई है कॉफी।
उन्होंने मेरे बगल में बैठते हुए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ गया था। मैंने कांपते हाथों से कॉफ़ी का मग उन्हें पकड़ाया। हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। अचानक रोहित सर बोले, नीति, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कुछ बोल ना सकी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रोहित सर ने अपना कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और धीरे से अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैंने झटके से अपनी टांग पीछे खींच ली। क्या हुआ नीति, डर गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चुप रही। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं। वे और पास सरक आए। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा सीने से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, नीति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, मैंने हकलाते हुए कहा। क्या तुम अपनी इस नौकरी से संतुष्ट हो? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने धीरे से पूछा। सर, ये तो आप पर निर्भर करता है, मैंने जवाब दिया। नहीं नीति, ये मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है। उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या चाहती हो तुम, एक अच्छी पक्की नौकरी या फिर एक टेम्पररी जॉब जो कभी भी छूट सकती है? मतलब? मैंने कांपते स्वर में पूछा। हालांकि मैं समझ चुकी थी वे क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरी हर इच्छा पूरी करो, जैसे कि आज रात मेरे साथ बिताओ, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। कल से ही तुम्हारी नौकरी पक्की। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उठ खड़ी हुई। सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी आवाज़ में आक्रोश था। राज सर भी उठ खड़े हुए। नीति, एक बात समझ लो, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर तरह से सपोर्ट करूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, सबकी जिंदगी बदल सकती है। वे दरवाजे की ओर बढ़े और बोले, मैं नीचे जाकर एक सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर यहाँ रहोगी तो समझूंगा कि तुम राजी हो, वरना चली जाना, कोई बुरा नहीं मानूंगा। और जो अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इतना कहकर वे बाहर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। एक तरफ मेरा अपना सम्मान था और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, भाई की पढ़ाई का खर्च, कैसे निभाऊंगी इन सबको? मैंने सोचा, अगर मैं इनकार कर देती हूँ तो शायद 2-3 हफ्तों में ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और इस शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं है। नए सिरे से शुरू करने का मतलब फिर से वही संघर्ष। टूटे हुए मन से मैंने वापस सोफे पर बैठने का फैसला किया। कुछ देर बाद रोहित सर वापस आए। मुझे वहां देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तो तुम रुक गई? उन्होंने कहा। मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? मैंने उनकी ओर देखा। मेरी आंखें नम थीं। हाँ, लेकिन आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। बिल्कुल, कल ही सारे कागजात तैयार कर दूंगा, उन्होंने खुशी से कहा। उस दिन वे मुझे अपनी कार से घर छोड़ने गए। रास्ते भर मन में गहरा अपराध बोध था, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को छिपाया। घर पहुंचकर उन्होंने मेरी माँ को खुशखबरी सुनाई कि मुझे पक्की नौकरी मिल गई है और सैलरी बढ़कर 15,000 रुपए हो गई है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रोहित सर का धन्यवाद किया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। किसी को क्या पता था कि मैंने अपने आप को बेच दी थी। कुछ दिनों बाद मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी जब मेरे मोबाइल पर रोहित सर का फोन आया और वो बोले, नीति, मेरे फार्म हाउस पर आना है, आज कुछ विशेष मीटिंग है। अपने घर में बता देना कि 2-3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रही हो। मेरी आवाज़ कांप गई। जी सर। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और माँ को बताया कि कंपनी के काम से बाहर जा रही हूँ। माँ ने मेरे माथे पर चुंबन दिया और कहा, अपना ध्यान रखना बेटा। जब मैं फार्म हाउस पहुंची तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। सभी बिजनेसमैन लग रहे थे, सूट बूट में। मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगी कि शायद वाकई कोई बिजनेस मीटिंग होगी। मीटिंग शुरू हुई और सभी लोग विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। मैं नोट्स लेती रही और जब जरूरत पड़ी प्रेजेंटेशन दिखाया। करीब 4 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित सर ने नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर तुरंत रसोई में गया और खाने पीने का सामान लेकर आया। एक बड़ा सा चॉकलेट केक भी था। रोहित सर ने मेरे हाथों से केक कटवाया। सभी ने केक खाया और नाश्ता किया। फिर एक एक करके लोग जाने लगे। रोहित सर उन्हें बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं सोफे पर बैठी रही, अपनी किस्मत को कोसती हुई। जब रोहित सर वापस आए तो मैंने देखा कि एक आदमी अभी भी वहीं था, वही जिसने मीटिंग में सबसे ज्यादा बोला था और जिसे रोहित सर बहुत सम्मान से देख रहे थे। नीति, फ्रिज से वाइन की बोतल और 3 गिलास लेकर आओ, रोहित सर ने कहा।
मैं 2 गिलास लेकर आई। रोहित सर ने पूछा, सिर्फ 2? क्यों? एक और लाओ, तुम भी तो हो। मैं नहीं पीती सर, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। आज खास दिन है नीति, आज तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है, एक तो बनता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हार मानकर एक और गिलास ला दिया। रोहित सर ने तीनों गिलास में वाइन और बर्फ डाली और मुझे एक गिलास थमाया। मैंने पहली बार वाइन पी थी, बहुत कड़वी लगी, पर मैंने किसी तरह पी ली। थोड़ी ही देर में मेरा सिर हल्का होने लगा और पैरों में झंझनाहट होने लगी। कुछ ही मिनटों में मुझे हल्का सा नशा महसूस होने लगा। उस आदमी ने रोहित सर के कान में कुछ कहा। रोहित सर मुस्कुराए और मुझसे बोले, नीति इधर आओ, गौरव जी से मिलो ठीक से, ये हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। मैं उठकर उनके पास गई। गौरव जी ने मेरा खाली गिलास उठाया और उसमें फिर से वाइन भरी। पियो, उन्होंने मुझे गिलास थमाते हुए कहा। मैंने रोहित सर की ओर देखा, जैसे मदद के लिए पुकार रही हूँ। पी लो नीति, गौरव जी के हाथ से मिली चीज नहीं ठुकराई जाती, रोहित सर ने कहा। मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था। तभी रोहित सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, नीति मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। गौरव जी हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 दिन यहाँ रहेंगे और मुझे चाहिए कि तुम इनका ख्याल रखो। मेरा माथा ठनका। मतलब सर, इनकी देखभाल करनी है? रोहित सर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम समझदार होनी थी, बाकी सब समझ ही गई होगी। मेरे मुंह से निकला, जी सर, हालांकि मेरा मन चीख चीख कर इनकार कर रहा था। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, कोई समस्या हो तो फोन करना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी कार को दूर जाते देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था, क्या मैं अपने ही हाथों अपना सौदा कर रही हूँ? पीछे मुड़कर देखा तो गौरव जी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई शिकार हूँ। उनकी नजरें मेरे शरीर पर घूम रही थी। मैं खुद को नंगा महसूस कर रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि किसी तरह ये रात गुजार लूंगी। वाइन का नशा पूरी तरह उतर चुका था। मैंने देखा कि फार्म हाउस का नौकर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने उसे पास बुलाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोले, मेरा नाम दिनेश है मैडम, उसने आदरपूर्वक कहा। वो साधारण सा व्यक्ति लगता था, किसी गांव से आया लगता था। मैंने उससे पूछा, ये फार्म हाउस शहर से कितनी दूर है? उसने बताया, करीब 16 किलोमीटर। मैडम, यहाँ पास में कोई नहीं है। मेरे अंदर की घबराहट बढ़ गई। ये जगह बिल्कुल अलग थलग थी, अगर कुछ गलत हुआ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। दिनेश से कुछ देर और बात करने के बाद अपने कमरे में चला गया। अब मैं और गौरव जी अकेले थे। गौरव जी ने एक और गिलास में वाइन डाली और मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, तुम्हारी तारीफ तो रोहित बहुत करता था, आज देख लिया क्यों? उनकी आवाज में कुछ अजीब था। मैं थोड़ा खिसक गई और बोली, मैं थोड़ा आराम कर लूं, कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है। अरे आराम तो हम साथ में करेंगे, कहते हुए उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटाया। प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। उनके चेहरे का रंग बदला। ओह, तो नखरे दिखा रही हो, रोहित ने तो कहा था कि तुम सहयोग करोगी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर सोफे पर गिरा दिया। बचने की कोशिश मत करो, वे गुर्राए। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, बचाओ। गौरव जी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे कपड़े खींचने लगे। मैं हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और दिनेश अंदर आया। उसने देखा क्या हो रहा है और बिना कुछ सोचे एक लकड़ी का स्टूल उठाकर गौरव जी के सिर पर दे मारा। गौरव जी चीखते हुए मुझसे दूर जा गिरे। उनके सिर से खून बह रहा था। मैडम, जल्दी यहाँ से भागो, दिनेश ने कहा। गौरव जी उठने की कोशिश कर रहे थे और गालियां बक रहे थे। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूँ? दिनेश ने मुझे अपने पीछे किया और स्टूल को हाथ में पकड़े रहा। आप कुछ भी कर लो साहब, लेकिन किसी बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और दिनेश के साथ बाहर निकल गई। मैडम, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ, दिनेश ने कहा। उस रात दिनेश ने मुझे अपनी पुरानी बाइक पर बैठाकर शहर तक पहुँचाया। रास्ते में उसने बताया, मैडम ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था एक लड़की के साथ। मैं वहीं काम करता था पर कुछ नहीं कर पाया। इस बार मैंने सोचा कि चाहे नौकरी चली जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें नम हो गईं। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुझे इस हालत में देखकर वे घबरा गईं। मैं उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए पूछा। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे रोहित सर ने मुझे नौकरी का लालच दिया, कैसे उन्होंने मुझे मजबूर किया और आज कैसे उन्होंने मुझे गौरव जी के साथ अकेली छोड़ दिया। माँ के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे।
ऐसी नौकरी को आग लगे बेटा, हमें इतनी गरीबी अच्छी कि जहाँ बेटी की इज्जत बिके। भगवान हमें भले कम दे पर ईमानदारी से दे। मैंने उसी रात रोहित सर को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वे बोले, कैसा रहा गौरव जी के साथ, खुश तो हैं वे? मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। आपको शर्म नहीं आती सर? क्या समझाया आपने मुझे? कोई वेश्या? आज अगर दिनेश न होता तो मेरी इज्जत लुट जाती। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, आपका पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जैसे लोग अपनी कामयाबी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैंने फ़ोन काट दिया और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। अगले दिन मैंने अपने सारे दस्तावेज और अपना बकाया वेतन लेने के लिए ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां पहुंची तो देखा रोहित सर के केबिन में कुछ हंगामा मचा हुआ था। मैंने मोना से पूछा तो पता चला कि रात में पुलिस आई थी और गौरव जी की शिकायत पर रोहित सर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि दिनेश ने उस रात मुझे बचाकर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि कैसे रोहित अपनी कंपनी में लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपने क्लाइंट्स के साथ छोड़ देता था। आज जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो मन कांप उठता है। पर एक बात समझ आई कि दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है। दिनेश जैसे लोग जो अपनी नौकरी की परवाह किए बिना सही के लिए खड़े होते हैं, वही असली हीरो हैं। मैंने फिर से नए सिरे से जिंदगी जीने का शुरुआत की। आज एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ माहौल अच्छा है और लोग आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं। माँ और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ और अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। जीवन में कभी भी पैसे या नौकरी के लिए अपनी इज्जत या आत्मसम्मान न बेचें। हर मुश्किल का हल समय के साथ निकल आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे जीवन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।